नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्वीट्स पर। तो चलिए देख लेते हैं आज क्या है हमारे पास। वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, और ये हुआ था लास्ट टाइम 22/7/2018 में। तो उसी का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं, बिकॉज़ एग्ज़ामिनेशन हमारा नेक्स्ट ही मंथ है 11 अक्टूबर को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर को डिस्कस करना या फिर ये करना, सॉल्व करना। ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट है, मेरा काइंड रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि अगर आप लोगों ने सॉल्व किया है, मतलब इन दिनों में भी, ये नहीं कि पहले किया हुआ है, एक बार लास्ट टाइम में एक बार इसको रिवाइज़ करते हुए कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, कौन सा एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका कुछ एनालिटिकली मिस हो जा रहा है कि हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है बट नहीं किया हुआ है रिवीजन, तो ये आपको एक बार फिर से रिजुविनेट कर देगा, वो चीज़ को याद करवा देगा आपको कि ये वाला एरिया छूट गया, और उसको आप अच्छे से ये कर सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं उस पोर्सन को। तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन हैं इसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं बिहार सब इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन में, तो इसको हम डिस्कस करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो पेपर है ये मेमोरी बेस्ड पेपर है। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि यहाँ पे डेट मेंशन किया हुआ है 22/7/28 सॉरी 2018 का पेपर है ये, 28 का कहाँ से। फिर स्मृति पर आधारित है, ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल से आप क्वेश्चन पेपर नहीं ले जा सकते हैं। तो जो भी जैसे भी इसको कंपाइल किया गया होगा लोगों के हेल्प से, किसको कितना याद हुआ होगा, उस बेसिस पे ये मेमोरी बेस्ड पेपर बना है। और चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे ये तो पैटर्न के बारे में लिखा हुआ है कि सामान्य हिंदी के 100 प्रश्न आते हैं, और द्वितीय पत्र में सामान्य अध्ययन के कुल 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न गए थे, क्या है, गए थे नहीं है, पूछे गए थे, जिनके लिए अलग अलग 2 घंटे पर का समय निर्धारित था। जो भी, चलो ये सब जो भी है, ये आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो मेंटेन करना होता है, वो आपके के एडमिट कार्ड पे प्लस क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं हमारा काम क्या है। हमारा काम है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है सुनहरा चावल किस रोग के बचाव का सहायक होता है। तो सुनहरा चावल, जिसको हम गोल्डन राइस भी बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है ये, गोल्डन राइस जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें विटामिन ए होता है। विटामिन ए का इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट रहता है, ह्यूज अमाउंट में विटामिन ए रहता है। और विटामिन ए जो है वो ज़ेरोफ्थैल्मिया जो डिज़ीज़ होता है उसको ट्रीट करने में हेल्प मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे हो जाएगा सुनहरा चावल किस रोग से बचाव में सहायक होता है। तो ये ज़ेरोफ्थैल्मिया डिज़ीज़ को हटाता है, मतलब रिमूव करता है उससे, उसको बचाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ठीक है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो 30 डेज स्ट्रैटेजी वाली वीडियो है, आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो उसमें भी मैंने आपको बताया है कि इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है उसमें आपको प्रोटोकॉल्स और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कन्वेंशंस हैं या कहीं सबमिट हो रहा है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे पूछा ही हुआ है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर, तो हो सकता है इस बार क्वेश्चन आ जाए क्योटो प्रोटोकॉल पे, कार्बन क्रेडिट पे, ये सब पे। तो ये ज़रूर, एक सेकेंड, हाँ, तो ये इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है इन्वायरमेंट में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये ज़्यादा टफ भी नहीं है, इसीलिए इसको आप अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि इसका क्या है आंसर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये है ओजोन परत का संरक्षण करने के लिए है। ठीक है, ये जो संबंधित है ये O3 का जो है लेयर, उसके प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है, और ये जो संधि हुआ था, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, इसकी जो संधि हुई थी, इंटरनेशनल ट्रीटी है ये, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये। और ये कब हुई थी, ये भी आप डेट देख लीजिए कि अगर क्वेश्चन इस बार जैसे इसमें पूछ दिया संबंधित है, अगर डेट पूछ देता है तो आपको वो भी याद होना चाहिए। तो इसका डेट हो जाएगा 16 सितंबर 1987। ठीक है,
तो ये यहाँ से आपको दो इन्फॉर्मेशन मिल गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है? ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल ट्रीटी है, और ये जो इसका डेट है ये 16 सितंबर 1987 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। टाइफॉइड या मियादी बुखार फैलता है? क्वेश्चन क्या है? टाइफॉइड कैसे फैलता है, आपको ये बताना है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा किससे फैलता है? तो ये हो जाएगा, देखिए, छूने से नहीं होता है, वायु से नहीं होता है, कीट रोगवाही से नहीं होता, पानी खाद्य पदार्थ से होता है। ठीक है, टाइफॉइड वाटर बॉर्न डिजीज़ है। वाटर के थ्रू, अगर कंटामिनेटेड वाटर है तो उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 का डी, यानी पानी खाद्य पदार्थ से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी हैं? आपको बताना है कि जो स्वच्छ जल होते हैं उनकी मछलियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसमें ऑप्शन है रोहू, कतला, इलेक्ट्रिक रे और कुत्ता मछली। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो रोहू हो जाएगा, फ्रेश वाटर जो फिशेस होते हैं उसमें, और कतला। ठीक है, ए और बी हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, और इसका आंसर हो जाएगा रोहू एंड कतला। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज वानिकी अनुसंधान संस्था स्थित है? यहाँ पे आपसे ये भी मैंने बोल दिया है अपने स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में, आपको बताया है कि जितने भी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के, उसके आपको वो कहाँ पे वो कहाँ स्थित है। जैसे कुछ देहरादून के होंगे, कुछ जैसे टेरी कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ प्रोमिनेंट से आपको इंस्टीट्यूशंस और उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं वो भी आपको याद रखने हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो स्थित है देहरादून में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। इसमें कुछ डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सीधे रट्टा मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अन्नपूर्णा, मकालू, कॉमेट, मामचा वर्मा नहीं होगा, नामचा वर्मा होगा। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा कॉमेट। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। और अच्छा, ठीक है, सी हो जाएगा, कॉमेट हो जाएगा। ये नामचा वर्मा ही होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, हमें तो अपनी मतलब कौन सी पर्वत चोटी भारत में उससे काम है यहाँ पे। तो कामेट हो जाएगा। और कामेट जो पर्वत रेंज है, माउंटेन रेंज है, ये वहाँ का है, उत्तराखंड का है ये। ठीक है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल गई यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है। तो इसमें आपको बताना है कि किस एजेंडा पे बात हुई थी। इसमें वो जो योकोहामा वाला 1994 का जो समिट था, इसमें किस एजेंडा पे बात हुआ था? तो ये जो हुआ था ये प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए हुआ था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर असम। ठीक है, 8 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं नहीं, जहांगीर नहीं, औरंगजेब नहीं, अकबर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, इसका आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, जल्दी करते हैं अब।
क्या है ये? सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो सीरी का दुर्ग का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका आंसर हो जाएगा 10 का सी। नेक्स्ट देख लेते हैं अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ के शासक कौन थे? 1567 में वहाँ के शासक थे उदय सिंह थे। 11 का आंसर हो जाएगा सी। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा स्थित है यहाँ पे सासाराम में। ठीक है। नेक्स्ट, कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सोमदेव जी हैं इसके लेखक कथा सरित सागर के। नेक्स्ट, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे? तो यहाँ पे खगोल शास्त्री तो यही थे, आर्यभट्ट जी ही थे। वो इंडिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेट मैथमेटिशियन हैं। और उन्होंने उनका एक ये भी है, बुक भी है आर्यभट्टीय करके, भट्टीय करके। ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 का डी हो जाएगा आंसर। निम्न में ओके, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैन के 23rd तीर्थंकर हैं? ठीक है, 23rd तीर्थंकर ये तो सबको याद होगा, पार्श्वनाथ ही हैं। इसका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अंकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो ये कौन थे? ये थे राजा मोहन रॉय नहीं थे, विवेकानंद नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, दयानंद सरस्वती थे। ठीक है। तो ये जो है ये जो दयानंद सरस्वती थे, ये हमारे मॉडर्न इंडिया के इनको ये कहा जाता है महान चिंतक कहा जाता है। और ये बहुत देशभक्त भी थे, मतलब पैट्रियोटिज्म भी इसमें बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। और एक और प्रोमिनेंट क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में दयानंद सरस्वती को ही लेके, वो है कि इनका जो बचपन में क्या नाम था? तो इनका बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर था। ये क्वेश्चन प्रोमिनेंटली आता है, तो अच्छा है कि रिवाइज हो जाएगा हमारा। और क्या था इसके बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ नहीं? तो ठीक है। तो इन्होंने ही क्या किया था, हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसको अच्छे से, ऐसे क्वेश्चंस को ना अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष यहाँ पे पूछा है, बट अगर यहाँ पे प्रथम महिला अध्यक्ष पूछता तो क्या होता है? तो देखिए, फर्स्ट अगर सिर्फ फीमेल की बात होगी तो एनी बेसेंट हो जाएंगी वो, लेकिन फर्स्ट इंडियन अगर एज अ चेयरमैन कौन थी, फर्स्ट इंडियन फीमेल चेयरमैन कौन थी? तो वो सरोजनी नायडू हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देके, थोड़ा टाइम देके पढ़िएगा, ये नहीं कि गलत कर लिए। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, और हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट अधिवेशन सब ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हुई थी सरोजनी नायडू 1925 में जो सेशन हुआ था कांग्रेस सेशन कानपुर वाला, उसमें बनी थी। तो जब पढ़ ही रहे हैं कि कब वो पहली बार बनी, तो याद रखिए ये 1925 में कानपुर सेशन में इनका एज अ चेयरमैन इनको चुना गया था। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया? ठीक है। तो ये हुआ था, क्या हुआ था, ये जो जालियांवाला बाग हुआ था, उसी से ये हर्ट होके उसी के अगेंस्ट अपना इनको जो मिला था टाइटल, उन्होंने लौटा दिया था। ठीक है।
और ये कब हुआ था? ये जो जलियांवाला बाग है कांड, हत्याकांड, ये कब हुआ था? ये भी डेट आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछता है। तो 13 अप्रैल 1919 आपको याद रखना है। ये हुआ कहाँ था? ये तो पता ही होगा सबको, अमृतसर में हुआ था। और चलिए ठीक है, तो इसी के अगेंस्ट जाके, मतलब इतना बड़ा ये हो गया था, बहुत सारे लोगों को बंद करके वहाँ पे जनरल डायर ने ये करवाया था, क्या बोलते हैं उसको, ये चलवा दिया था, सबकी डेथ हो गई थी उसमें, सूट करवा दिया था उन्होंने, तो उसी के अगेंस्ट हुआ था ये चीज़। फिर अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है क्वेश्चन? 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांत में बने थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 नहीं, 7 नहीं, 8। 8 में बने थे और 9 में भी नहीं बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ओके, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये जो बना था भारतीय मुस्लिम लीग, ये बना था 1906 में। इसका आंसर हो जाएगा सी। और एग्जैक्टली अगर आपको डेट चाहिए तो वो हो जाएगा 30 दिसंबर 1906 में ये बना था। और ये वहाँ बना था ढाका में। ठीक है, तो ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको ध्यान रहना चाहिए, रिवीजन में अच्छा है। ठीक है, आपका रिवीजन भी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। ए हो जाएगा इसका आंसर महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, और क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इन्होंने 1930 में 12 मार्च को स्टार्ट किया था। गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे यहाँ पे दे ही दिया है अच्छा सा डेट, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, स्टार्ट किया था इन्होंने 12 मार्च 1930 को, बट ये जो पहुँचे थे ना वहाँ पे दांडी, जो पहुँचे थे ये, ठीक है, तो ये जो पहुँचे थे और नमक का जो कानून उन्होंने तोड़ा था, ठीक है, तो वो जो डेट था, नमक कानून तोड़ने का जो डेट था, वो 6 अप्रैल 1930 था। तो ये हो जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट डेट है, आपको यहाँ पे दोनों डेट को याद रखना है। 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930, यहाँ पे सॉल्ट का जो लॉ था वो ब्रेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड नहीं, मणिपुर नहीं, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो वित्तीयन किया जाता है, तो इनके जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। सदस्य देश हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। फिर अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्टैगफ्लेशन। ओके, स्टैगफ्लेशन हो जाएगा बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक। नेक्स्ट, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, SLR बढ़ा दी जाए, CRR बढ़ा दी जाए, CRR कम कर दी जाए, A और B दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा CRR को अगर आप कम कर देते हैं तो बैंक दर बढ़ाने का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है?
तो ये आंसर सिंपल सा है। यहाँ पे भेल तो है ही, गेल और सेल भी है, बीएसएनएल नहीं है, जो सार्वजनिक उपक्रम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीएसएनएल। और नेक्स्ट ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट का पता करना है। सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर हैं, और फिर ये तो है ही सही है स्टेटमेंट। और सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है। सूचकांक में 10 प्राचल शामिल है, प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर गलत स्टेटमेंट पूछना है ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे, तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। एक सेकेंड। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है? विदेशी विनिमय भंडारण का संरक्षण और करेंसी जारी करना है। जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना ये नहीं है आरबीआई का काम। ठीक है, तो यहाँ पे यही गलत आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट तो मूव करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनेशन में आपको स्मार्टली भी काम करना है। जैसे ही आपको आंसर पता चल गया है, आपको बाकी ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है। इसका आंसर हो जाएगा 30 का सी। नेक्स्ट, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? एक सेकंड। तो तिलहन का कारण पूछा ना, उत्पादन का वृद्धि का कारण, तो ये हो जाएगा येलो रेवोल्यूशन, पीली क्रांति हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरला है, केरला में ही आंसर बी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन जो है WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? हेडक्वार्टर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो हाँ, ये वाला भी मैंने बोला है कि आपको ये याद रहना चाहिए, जो प्रोमिनेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके हेडक्वार्टर आपको याद रहना चाहिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। WTO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा। नेक्स्ट, दिए गए चित्रों में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो ये हम मैथ्स और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस नहीं लेंगे, और इसका आंसर वैसे कितना नहीं चलिए इस सबको नहीं लेंगे अभी। हम पहले GK GS ही देख लेते हैं। 35 का देख लेते हैं। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। ठीक है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है वो पहले नहीं थी। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? तो आपको बताना है किस पार्ट में इसको डाला गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4A के साथ इसको डाला गया है। और ये भी जस्टिसेबल नहीं है, जो कि DPSP होता है, डायरेक्टिव स्टेट जो प्रिंसिपल पॉलिसी होती है। हाँ, तो DPSP जैसे नहीं होता है जस्टिसेबल, वैसे ही FD भी नहीं होता है जस्टिसेबल नहीं, लेकिन FR जो होता है वो जस्टिसेबल होता है। तो इस दोनों को रखा गया है पार्ट 4A में। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये उक्त कथन किस विचारक का है? तो ये जो कथन है ये है किनका? ये है हेगेल का। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
तो इसका आंसर हो जाएगा, डेट आपको बताना है, तो ये हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। तो चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर सिंपल, चलिए इसका आंसर 1929 ईस्वी हो जाएगा, 1929 AD। पेन नहीं मिल रहा है, अच्छा नहीं, एक बार हम हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट जो चेयरमैन थे उनका नाम बताना है। तो आंसर हो जाएगा SN सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात आ गई थी, कब हो गई थी ये सब बात? 1909 में। ऐसा आंसर हो जाएगा इसका 1909 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, नहीं है यहाँ पे आपको बताना है। तो वंशानुक्रम, जन्म, अधिगृहित संपत्ति और देशीयकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगृहित संपत्ति। नेक्स्ट, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो आपको बताना है लोकसभा का जो चेयरमैन होता है, ठीक है, तो वो किसको अपना ये देगा, जो रेजिग्नेशन है वो किसको देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा, ठीक है, स्पीकर देंगे, डेप्टी स्पीकर को। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये तो इररिलेवेंट हो जाएगा क्योंकि ये पुराना है और अभी जम्मू कश्मीर का जो है अरेंजमेंट बदल गया है, तो यहाँ पे C और D दोनों हो जाएगा। बट उस टाइम का, क्योंकि 2018 का क्वेश्चन है ये, तो इस हिसाब से यहाँ पे इसका आंसर पंजाब होना चाहिए था उस टाइम में, 2018 में। अब का सिनेरियो चेंज हो गया है, तो अब डिफरेंस हो जाएगा आंसर में। नेक्स्ट, हाँ, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है फंडामेंटल राइट दैट हैज़ बीन गिवन ओनली टू इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 15, ठीक है, 16 भी, 19 भी और 29 भी। चलिए यही है ऊपर में, सबसे पहले ही आंसर है A हो जाएगा। ठीक है, सही कथन चुनिए। चलिए पढ़ लेते हैं, कथन चुनने से पहले पढ़ते हैं। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है और लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा D। 2 तो नहीं करते हैं ना, इसलिए ये वाला जो है, सॉरी, ठीक है, तो राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं लोकसभा में, ये हो जाएगा सही कथन, गलत नहीं है, सही कथन आपको चुनना है यहाँ पे। तो लेकिन इसका आंसर हो जाएगा यही, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सही कथन और गलत कथन, हाँ, नहीं, हाँ, ये सब अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन चुनिए। इसमें भी राइट ही स्टेटमेंट आपको पता करना है। और वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, फिनेंस कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो यही सत्य है। और वित्त आयोग संसद नियुक्त करती है, 5 सदस्य होते हैं हर 6 साल। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, 280 आर्टिकल में लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट, राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ठीक है, ये राज्यसभा के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं करता?
साइंस में आ चुके हैं हम, साइंस का क्वेश्चन है ये। तो इसका हो जाएगा एंथैल्पी में जो चेंजेस होता है वही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 48 का ए हो गया। और अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 49 में। ओके, तो 49 का क्वेश्चन क्या है? कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्लोरेसेंस। ठीक है, फ्लोरेसेंस हो जाएगा। कार्बन नैनो ट्यूब इस फैमिली को बिलोंग करता है, फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट, कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? पीतल, जर्मन सिल्वर, गन मेटल, बेल धातु हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्बेस्टोस, सिलिकोसिस। ठीक है। संसद की प्राक्कलन समिति है स्थाई है वो, ये सब गलत है। नेक्स्ट, फिर से वित्त आयोग के संदर्भ में आपको, लेकिन यहाँ पे गलत कथन चुनना है, अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान निर्धारित करती है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। गलत चुना है ना। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग, तो ये सब तो सही है, गलत स्टेटमेंट चुनना है आपको। और इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। दीज आर जस्ट सजेशन, उसको माना जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता है। नेक्स्ट है मैथ्स, नहीं करेंगे। फिर है मैथ्स, ये भी नहीं करेंगे। फिर मैथ्स नहीं करेंगे। यदि नवीन कहला, ये भी नहीं करेंगे। मैथ्स नहीं करेंगे। यहाँ पे है रीजनिंग। अच्छा, जो मैथ्स और रीजनिंग नहीं ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, साइंस यहाँ दिख रहा है। निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, NO3 माइनस गोज़ टू नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल पे भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा होगा। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा को कम करना है? ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को कम करना है। किसका उद्देश्य है? क्योटो प्रोटोकॉल का। ठीक है। नेक्स्ट, ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कैसा पोजीशन होता है उसका। उल्टा होता है, हमेशा सीधा होता है, या हमेशा उल्टा होता है, या हमेशा सीधा और उल्टा दोनों होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमेशा उल्टा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ का कास्ट का उपयोग होता है? तो ठीक है, दीज आर मिसलेनियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ये आपको स्पोर्ट्स में, आई हैव टोल्ड इन दैट वीडियो, वो स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में मैंने बताया कि आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी कुछ टर्म्स और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेना है, तो वो सब में देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, विलो। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा है राष्ट्रीय पुष्प, और इसी हिसाब से आपको नेशनल और भी जो हमारा नेशनल सिंबल है वो सब भी आप पढ़ लीजिएगा एग्जामिनेशन के लिए। फ़िलहाल तो अभी आंसर देख लेते हैं। निलंबो इंडिका, हिंदुस्तानी न्यूसीफेरा, रिकवर, तो ये हो जाएगा आपका निलंबो न्यूसीफेरा। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? जीव विज्ञान के पिता कहलाते हैं अरस्तु, एरिस्टोटल। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? आपको टाइप्स ऑफ फ्रूट में बताना है। कूट फ्रूट कौन सा है? कूट फल कौन सा है? ड्रुप हो जाएगा इसका आंसर।
कीटभक्षी पादप का उदाहरण यहाँ पे आपको इसमें से चुनना है। कीटभक्षी आपको चुनना है इसमें से, ठीक है। तो वो हो जाएगा टेग्रीज लैटिस जूनिपेरस नेफेंथिस ही हो जाएगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी में चार्टर्ड एक्ट का अंग नहीं था? फिर यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो अच्छे से इसको देखेंगे। और चलिए देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्ति कर दिया गया। ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास करने की स्वतंत्रता दे दी गई और चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा। यही वाला तो नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 69 70, हाँ, यहाँ पे एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ये भी आई हैव टोल्ड दिस वन ना, फर्स्ट चैप्टर ऑफ लूसेंट आपको एक बार फिर से रिवाइज भी कर लेना होगा। और भी उसमें बहुत सारा ये सब है, जैसे 10⁻19 को क्या बोलते हैं, 10⁻−15 को क्या बोलते हैं, 10⁻−10 को क्या बोलते हैं, ये सब भी एक बार देख लीजिएगा। यूनिट्स वाला चैप्टर जो है लूसेंट में, फर्स्ट चैप्टर, उसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है किसके? इसका आंसर हो जाएगा यही जो बी दिख रहा है आपको, 9.46 10⁻12। फिर निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो यहाँ पे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन के पहला नियम नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, ठीक है। इसका हो जाएगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन द्वारा दिया गया, वही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा। तो ये यहाँ पे मेल्ट था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 100 से कम पे ही उबल जाएगा अगर, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? ठीक है, आपको ये न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न भी इसको ये कर लेना है, आपको रिवाइज कर लेना है। इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय समलयन, नाभिकीय समलयन। नेक्स्ट, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? हाँ, ये वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये सब जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट की वजह से हो जाए है ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट, ब्रॉडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है, उसका शीर्षक क्या है? तो उसका जो टाइटल है वो है साइलेंट स्प्रिंग नहीं, अर्थ कंजर्वेशन नहीं, आवर कॉमन फ्यूचर। हाँ, यही है, आवर कॉमन फ्यूचर हो जाएगा इसका आंसर। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा विश्व जल दिवस हम मनाते हैं 22 मार्च को, और यही बिहार का भी ये दिया है, बिहार दिवस भी मनाते हैं हम इस दिन। चलिए नेक्स्ट, मेघालय की जो गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? तो ये है ऑरेंजेस के लिए फेमस है, गारो हिल्स ऑफ मेघालय। नेक्स्ट, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? ओके, तो ये फॉरेस्ट जो पॉलिसी थी 1952 वाली, इसको संशोधन इसका कब किया गया था? इसका संशोधन किया गया था 1988 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1988। नेफ़ा के बारे में पूछा है, नेफ़ा का जो फुल फॉर्म है ये आपको पूछ रहा है, और ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे हमें मिल गया है फ्रंटियर एजेंसी, ये हो जाएगा नेफ़ा। 80 का सी। 81 का देख लेते हैं। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन होगा
तो भैंस का, गाय का, घोड़ा का, ऊँट का, तो ये है गाय का। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु है हमारा इंदिरा पॉइंट ही। नेक्स्ट, लोनावाला की जो लोनावला जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में, लोनावला, नाम से ही पता चल जाएगा ज़्यादा। नेक्स्ट, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1948 में। इसका आंसर बी हो जाएगा, 84 का। नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा। ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी आपको बताना है, जो हाईएस्ट है माउंटेन उधर साउथ में, उसका नाम बताना है आपको, और इसका आंसर हो जाएगा अन्नामुडी। ठीक है, अन्नामुडी। नेक्स्ट, ओके, ये रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग 91। ओके, उत्तरमाला भी है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाना चाहिए मार्च और सितंबर, 92 का बी। चलिए यहाँ पे एक बार आंसर देख लेते हैं। 92 का, ठीक है, 92 का बी ही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अब जल्दी जल्दी करते हैं इसको, 4-5 क्वेश्चन बाकी हैं। पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ये करता है, सिक्रीट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो इंटेस्टाइन है, आमाशय, यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। और ये सब मैथ्स है, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। ये भी मैथ्स है, नहीं करेंगे। ये भी मैथ्स है, नहीं करेंगे। लास्ट एक क्वेश्चन है जो कि कोलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है, इस पे है ये क्वेश्चन। तो हाँ, ये हो जाएगा इसका आंसर, गुजरात। ओके, तो इसका हो जाएगा 100 का डी हो गया, और आंसर हो गया। हम लोगों ने कर लिया है, इसका सॉल्यूशन देख लिया है, सारे क्वेश्चंस। नहीं, हम लोगों ने रीजनिंग और मैथ्स नहीं देखे। किसी को लगे कि वो भी डिस्कस करना ज़रूरी है तो यहाँ कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं कमेंट। अगर ऐसा कमेंट आया कि डिस्कशन करना ज़रूरी है पास्ट ईयर्स के जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो आई विल अरेंज समथिंग लाइक स्क्रीन पे लिखने वाला कुछ अरेंज करके विल बी सॉल्विंग दैट टू। बट येस, यू नीड टू लाइक आपको उसके लिए कमेंट करना ज़रूरी है। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं आज का पेपर डिस्कशन। होपफुली आपकी जो प्रिपरेशन है 11 अक्टूबर की अच्छी हो रही होगी। अच्छे से ध्यान से इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए, जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चन हैं उसको रिवाइज़ कीजिए, और मॉक टेस्ट को बनाते रहिए डेली बेसिस पे। और अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट चाहिए, जैसे कि डिफरेंट पब्लिकेशन हाउस का, अरिहंत है, KBC, यूनिक, ये सब जितने भी हैं, अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ये सब कुछ इंटरनेट पे है ही, आप खुद से भी ढूंढ के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो टाइम पीरियड है इसको अच्छे से प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस को देखिए, अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, सिर्फ सॉल्व करने का टाइम है, तो वो सब करिए। चलिए फिर आज वीडियो को वाइंड अप करते हैं यहीं पे। और आपको वीडियो अगर पसंद आया और लगा कि ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ दूसरे लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए, ताकि सबका रिवीजन हो जाए टाइमली। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।